नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के डिजिटल संवाद के नए संस्करण में। और आज का हमारा शीर्षक है झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का प्रभाव एवं उनकी अपेक्षाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। भारत एक युवा देश है और हमारे लोकतंत्र में युवा मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर और झारखंड की राजनीति में युवाओं का योगदान हर चुनाव में बढ़ता ही जा रहा है। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता न केवल संख्या में अधिक हैं, बल्कि वे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की भी क्षमता रखते हैं। युवाओं और पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, ये जानने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि आखिर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किन विषयों पर काम करती है। केंद्र की सरकार किन विषयों पर कानून बनाने का हक रखती है और प्रदेश की सरकार किन विषयों पर काम कर सकती है और कानून बनाने का हक रखती है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहला यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरा कंकरेंट लिस्ट जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि वो किन विषयों पर काम करेगी और कानून बनाएगी, जैसे डिफेंस, भारत की सुरक्षा, ये पूरे केंद्र सरकार के हाथ में होती है। फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, ये केंद्र सरकार बनाती है। कम्युनिकेशंस, जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। करेंसी, नोट छापना, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, ओशन डेवलपमेंट एंड स्पेस, सैटेलाइट्स, सिटीजनशिप की पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट ट्रेड, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, इनकम टैक्स, नेशनल हाईवेज वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर केंद्र सरकार काम करती है और कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, जैसे पुलिस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। लैंड, जमीन, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, स्टेट हाईवेज, एग्रीकल्चर, अल्कोहल, फिशरीज, प्रिजन्स, वाटर एंड इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम करती है और कानून बनाती है। तीसरा जो होता है कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकारें दोनों को कानून बनाने का और काम करने का हक होता है, जैसे एजुकेशन, लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशन, फैक्ट्रीज, वेट्स एंड मेजर्स, फूड एंड फूड एडल्ट्रेशन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स इत्यादि सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर काम करने और कानून बनाने का अधिकार देता है, मगर वो स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिन पर केंद्र सरकार काम कर सकती है। यहाँ इस बात को भी जानने की आवश्यकता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर जो केंद्र सरकार को इनकम टैक्स, जो पुरानी एक्साइज जो आज के दिन में सेंट्रल जीएसटी है, और भी कई जो प्रोसीडिंग्स केंद्र सरकार को आती है, उसका 41% प्रोसीडिंग्स का वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को एक
स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाई हुई है, उसके आधार पर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और वे उस पैसे को अपने डेवलपमेंट में उपयोग करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं वो स्टेट में लेकर आती हैं और वे पार्टिसिपेशन के आधार पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसमें फंड्स देते हैं, तब उस परियोजनाओं पर काम होता है। साथियों, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये रुकता नहीं है। जब डेवलपमेंट होता है तो और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। आपको याद होगा कि जब हम मोबाइल में इंटरनेट यूज करते थे तो एक जमाने में केवल 2G नेटवर्क आता था। हमारी आकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं के अनुसार डेवलपमेंट होता है और तब 3G आया, 4G आया, 5G आया, अब हम 6G की भी परिकल्पना कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट सेंटर और स्टेट दोनों के पार्टिसिपेशन से होता है। एक इसका एग्जाम्पल हमारा दालबुंगगढ़ का बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट है। केंद्र सरकार ने योजना पास कर दी है, केंद्र सरकार ने अपनी हामी भर दी है, मगर जैसा मैंने पहले कहा, जमीन और इन्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इसका क्लियरेंस नहीं दिया है, जिस कारण ये योजना अधर में पड़ी हुई है। इसी आधार पर एक स्किल डेवलपमेंट की योजना केंद्र सरकार ने लेकर आई थी, जो गमरिया में बाउंड्री वॉल बनकर वो तैयार है, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इसलिए वो स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि डेवलपमेंट केंद्र और स्टेट दोनों के तालमेल से होता है। भारत के एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में 3 प्रकार के नेता होते हैं। नजराना कैटेगरी के नेता होते हैं, दूसरे शुक्रियाना कैटेगरी के होते हैं और तीसरे जबराना कैटेगरी के होते हैं। नजराना माने आप कोई विधायक, सांसद, मंत्री के पास जाते हैं आम की टोकरी लेकर और कहते हैं साहब मैं फलाना हूँ, मेरा ये फल स्वीकार करें। आप पहली परिचय करते हैं तब नजराना भेंट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी शुक्रियाना की है कि आप उस परिचित विधायक, सांसद, मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं साहब मेरा ये फलाना काम है, कृपया करके करवा दें, और जब वो कर देता है तो आप शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक भेंट देते हैं जिसे शुक्रियाना कहते हैं। नजराना और शुक्रियाना तक तो ठीक है, परंतु जो सबसे खतरनाक कैटेगरी के नेता होते हैं वे जबराना होते हैं। वे न तो आपका काम करेंगे, न आपसे मधुर रिश्ता रखेंगे, उनका काम केवल ये है जबरन आपसे वसूली करना, और इस प्रकार के नेता समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्रहित के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और इस प्रकार के नेताओं को हमें पहचानने की आवश्यकता है। अब आज का हमारा जो मुद्दा है युवा मतदाताओं की अपेक्षाएं, उस पर हम चर्चा करते हुए ये कहेंगे कि युवा मतदाताओं का मुख्य मुद्दा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। पहली बार जो मतदाता या युवा वोट डालने जा रहे हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। वे अपनी आवाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बहुत ही आतुर हैं। पहली बार वोट डालने वाले मतदाता अक्सर चुनाव परिणामों को अप्रत्याशित मोड़ दे सकते हैं। वे नए दृष्टिकोण और विचारों को लेकर आते हैं जो राजनीति में ताजगी भर सकती है। राजनीतिक दल भी युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले को शक्ति के रूप में समझते हैं और यही कारण है कि वे अपने
चुनाव अभियान में युवा मुद्दों को प्रमुखता से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पार्टियां नए रोजगार के अवसर, शिक्षा सुधार और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का वादा करती हैं ताकि वे युवाओं का समर्थन प्राप्त कर सके। युवा और पहली बार वोट डालने वाले जो मतदाता हैं, झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा में निर्णायक भूमिका निभाने की कैपेसिटी रखते हैं और उनकी आवाज, उनके मुद्दे ही भविष्य की राजनीति को नया दिशा देंगे। यहाँ मैं कहने के लिए मजबूर हूँ कि जब मैं भी विद्यार्थी था लगभग 35 साल पहले, मेरे बैच के लगभग 50 बच्चों में आज 40 से 45 बच्चे विश्व के, देश के अलग अलग कोनों में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये तो मैं 40-45 एक बैच की बात कर रहा हूं। इन 35 सालों में ऐसे कितने बैच के बच्चे हैं जो अपने प्रतिभा का लोहा देश का कोना कोना में मनवा रहे हैं। उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर ये बच्चे जमशेदपुर में रहते, ये इंटेलिजेंट बच्चे, ये मेहनती बच्चे, तो जमशेदपुर की अलग ही कायाकल्प रहती। वे खुद को रोजगार दे पाते और दूसरों को भी रोजगार देते। मगर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इंडस्ट्रीज या यहाँ ऐसे संसाधन हम डेवलप नहीं कर पाए जो उन बच्चों को यहाँ हम रोक पाते। इसलिए जो जमशेदपुर के बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये जमशेदपुर की इकोनॉमी को ड्रेन करते हैं और जमशेदपुर का ब्रेन ड्रेन होता है। हमें उन्हें जमशेदपुर में वापस रोकने की आवश्यकता है। इसलिए जो ये चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, जो नए सांसद बनेंगे, वे पार्लियामेंट में जाएंगे, मेरी उनसे दरखास्त है कि वे स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित दें, ताकि इन बच्चों का अगर 10% बच्चों को भी हम रोक पाते हैं तो जमशेदपुर को हम नया रूप देने में कामयाब होंगे। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ताकि वे स्ट्रांगली हमारे विशेष को, सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर उतार सके। मैं पुनः जमशेदपुर के नागरिकों से, युवाओं से अपील करता हूं कि 25 मई शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले मतदान में अपने परिवार के साथ जाएं और यह सुनिश्चित करें कि वे आस पड़ोस, उनके एम्प्लॉइज, उनके रिश्तेदार सब इस प्रजातंत्र के महाकुंभ में पार्टिसिपेट करें और देश में मजबूत सरकार बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। जय हिंद।